हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं स्टडी विद जीआर। दोस्तों, आपको पता ही है मेरे चैनल में मैं सीजी टेट और सी टेट के बारे में पूरा बताता रहता हूं और टिप्स और ट्रिक्स बताता रहता हूं। ठीक है, तो हम लोग आज सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और स्टार्ट करने वाले हैं। आज ये पहला वीडियो है इस सीरीज का, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, उसको सॉल्व आउट करेंगे, है ना। देखो, सबसे पहले हमारा अभी दिसंबर में होने वाला है पेपर। दिसंबर में होगा हमारा पेपर दोस्तों 15 तारीख को, है ना। 15 दिसंबर को हम लोग का सी टेट का पेपर होने वाला है। तो उसके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी ये ही रहती है दोस्तों कि देखो, हमको ना प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है ना उसको अच्छे से करना है। जितने अच्छे से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे उतने ही अच्छे से हम लोग को समझ आएगा और हमारा जो समझ विकसित होगा, एक्सप्लेन कर पाएंगे और हम लोग को जो लेवल है क्वेश्चन का वो भी पता चलेगा, है ना। आप लोग क्या पढ़े हो, सही पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते हो 5-6 साल तक का, तो आप लोग का जो है काफ़ी हद तक 20 से 22-25 नंबर ला सकते हो खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। सी टेट की बात कर रहा हूँ, पेडागोजी सीडीपी की हिंदी की बात कर रहा हूँ। तो चलो हम लोग देखेंगे आज सीडीपी। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जुलाई में हुआ 2024, जुलाई में हुआ 2024 में हुआ, उसका पेपर है। ठीक है, पेपर 2 का। ठीक, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और आप लोग बताना और देखते रहना, ठीक है। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये ओरिजिनल पेपर है दोस्तों, मैं इधर उधर से नहीं लेके आया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलो हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है, बताओ। तो चलो आप लोग बताओ, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जा सकता है, बताओ आप लोग। तो ऑप्शन ए है मासूम और आश्रित, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। और दूसरा है आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा है ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला, ये ठीक लग रहा है। और चौथा देखते हैं कमज़ोर और सुरक्षा की ज़रूरत में, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। हमारा आंसर होगा दोस्तों ये, क्या दोस्तों, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला। देखो, जब भी आप लोग क्वेश्चन बनाओ तो समझना, थोड़ा सा सीधा नहीं बनाना है। अब पूरा क्वेश्चन को आप लोग पढ़ना है कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तभी आप लोग का जो क्वेश्चन है सही बनेगा। तो इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन 3 होगा, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना के लिए हम लोग जो है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह का देखा जाए, तो बच्चों को कैसे देखेंगे, तो उनके ज्ञानवर्धन और अर्थ की रचना के लिए देखेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन 2 देखते हैं। ये जो आंसर है ये ऑफिशियली, जब मैं बोलूँगा ऑफिशियली जो साइट पे उपलब्ध है उसका आंसर है, ठीक है। तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी शंका बिल्कुल भी ना करिएगा, ठीक है, कि आंसर मेरा गलत है ऐसा करके। तो चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है, क्या है। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है। तो ऑप्शन ए, यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी में प्रदान करता है। ऑप्शन 2, यह सीखने की गतिविधि के दौरान पश्चात भी होता है। ऑप्शन 3, यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा का पर केंद्रित है। चलो बताओ दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। सबसे अधिक प्रभावी बोल रहा है, देखो, तो यह ऑप्शन बी, ऑप्शन जो है सेकंड को देखो आप लोग, ऑप्शन सेकंड को, यह सीखने की गतिविधि के दौरान के पश्चात भी काम करते हैं, मतलब पश्चात भी होता है इसका प्रभाव। तो हमेशा हमारा शिक्षा जो है सीखते हैं तब तो प्रभाव होता है, उसके बाद भी हम लोग का प्रभाव रहता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 2 होगा, ठीक। एक बात दोस्तों आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग MCQ करते हो, ठीक। आप लोग कहीं भी कोई क्लास से MCQ करते हो, तो मेरा मानना यह है कि मैं एक्सपीरियंस भी क्या हूँ कि आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, PYQ जो मैं अभी कर रहा हूँ, या तो कोई बुक ले लो, इसके लिए किरण पब्लिकेशन का होता है और भी बुक होते हैं,
सॉल्वर पेपर उसको लेके सॉल्व करो। अपना प्रैक्टिस आलतू फालतू क्वेश्चन में नहीं करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी में करना है, उसी में करना है, उसी में करना है। तभी आप लोग का जो है, जो पढ़े हो वो एक्चुअल में पता चलेगा कितने कितने गहराई पानी में हो कि एकदम ऊपर ऊपर में हो। ठीक है, तो हमेशा आप लोग जो है वैसे ही क्वेश्चन करना, ठीक, जो ऐसे मैं करा रहा हूँ अभी, तभी आप लोग को समझ आ जाएगा। चलो अब देखो, अभी कथन और कारण वाला बहुत क्वेश्चन पूछता है, और आप लोग अगर कोई भी एमसीक्यू करोगे तो ये ऐसे क्वेश्चन देंगे ही नहीं, तो आप लोग को कैसे बनेगा। और सेम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसको भी ध्यान रखना। तो ऑप्शन 3 देखते हैं। अभिकथन बोल रहा है किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है किशोरावस्था के दौरान। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारा सही है। ठीक, अब कारण देखते हैं कि उसका कारण क्यों होता है। अब जब भी एक मैं आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, अभिकथन और कारण क्यों करने के लिए। ठीक, जब भी आप लोग अभिकथन पढ़ो ना, किशोरावस्था के दौरान, जैसे किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। अब जब आप लोग ये दोनों को जोड़ो ना, तो क्या करना, ऐसे दबाव जोड़ा जाता है अभिकथन के बाद, यहाँ आप लोग डाल देना है क्योंकि। क्या डालना है दोस्तों, क्योंकि। अब पढ़ के देखो, यहाँ दोनों का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है क्योंकि जेंडर और जेंडर भूमिकाओं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। इसमें क्या बोल रहा है, जैविक रूप से निर्धारित क्यों जाती है, की जाती है। चलो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए और आप क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सही है, और ए की आर व्याख्या करता है। ठीक, तो व्याख्या देखो, व्याख्या बिल्कुल नहीं कर रहा है। ठीक है, व्याख्या ये बिल्कुल नहीं कर रहा है सीधा सीधा, तो ये गलत है। ऑप्शन 2 देखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ठीक, तो देखो ये जो है दोनों सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसमें से जो है दोनों आर तो बिल्कुल गलत है। कैसे, देखो, जेंडर और जेंडर की जो भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित नहीं की जाती। ठीक, कहाँ से जैविक रूप से निर्धारित करेंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन 3 देखते हैं। ऑप्शन 3 देखो, ए सही है लेकिन बी आर गलत है, बी बोलता हूँ आर, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, तीसरा की ज़रूरत है ही नहीं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा सही। ए सही है, किशोरावस्था के जो दौरान होता है ना, पुरुष और महिला, मतलब महिला, लड़के लड़की एक दूसरे के ऊपर परंपराओं का पालन करने का दबाव बढ़ जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, परंपराओं मतलब होता है कि लड़की को लड़की, अपना लड़की हूँ ये जानना जरूरी है, और लड़का लड़का, मतलब दोनों मर्यादाओं में रहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो यही बोला जा रहा है, ऑप्शन 3 ठीक इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलो हम लोग क्वेश्चन 4 देखते हैं। यहाँ आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, देखो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है रियल में, आप लोग कहाँ लगे हो। चलो देखेंगे, वीडियो लंबा होगा, आराम से देखो आप लोग। ठीक, आप लोग का प्रैक्टिस होगा इसमें, और आप लोग समझोगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है। सुनीता 1 वर्षीय लड़की है। ठीक, सुनीता जो है 1 वर्षीय लड़की है और विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। 12 वर्ष की लड़की है दोस्तों, और वो संगीतीय क्षमता मतलब म्यूज़िक में उसका इंटरेस्ट है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं। क्या है, निपुण गायक, उनके माता पिता भी जो है गायक हैं, और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं, प्रशिक्षण कक्षा में। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारणों के अंतःक्रिया परिणाम हैं। तो चलो आप लोग इसको बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये पूछ रहा है कि किससे जो है संबंधित है, संबंध बताना है आप लोग को। तो क्या वृद्धि और परिपक्वता से संबंधित है। तो देखो वृद्धि तो होता ही है, अब परिपक्वता तो एक एज के बाद होता ही रहता है ना, वृद्धि तो कंटिन्यू हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन 2 देखते हैं। पोषण और अनुशासन, इसमें अनुशासन की बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि उनके माता पिता जो है वो लोग भी गायक ही हैं पहले। अब देखो ऑप्शन 3 आनुवांशिकता और वातावरण, तो हम लोग को ऑप्शन 3 लग रहा है सही, लेकिन हम लोग को ऑप्शन 4 भी पढ़ना चाहिए। तो लैंगिक पहचान और आनुवांशिक संरचना। ठीक,
अब इसमें बोल रहा है लैंगिक पहचान, तो इसमें तो लैंगिक तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अनुवांशिक संरचना हो सकता था हमारा, लेकिन लैंगिक पहचान बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो इसका मेन जो आंसर होगा दोस्तों, इसका मेन आंसर होगा ऑप्शन 3, अनुवांशिकता और वातावरण। देखो आनुवांशिकता इसलिए क्योंकि जो हम उनके माता पिता वो लोग भी गायक थे, तो अनुवांशिकता उनका जेनेटिक प्रभाव सुनीता पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तभी वो संगीत में ज़्यादा क्षमता रखती है। और है वातावरण, और वो लोग जो है जो उसके माता पिता हम क्या किए हैं, सुनीता को कक्षा प्रोवाइड किए हैं। देखो बेहतर कक्षा क्लास प्रोवाइड किए हैं, इसलिए जो है ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। ऐसे आप लोग को अच्छे से समझ के बनाना पड़ेगा। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। ठीक, मैं हिंदी को ही पढ़ रहा हूँ दोस्तों, आप लोग इंग्लिश वाले हो तो यहाँ इंग्लिश से पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं इंग्लिश में भी एक बार पढ़ के देखता हूँ, है ना, जैसे मैं हिंदी मीडियम हूँ तो मैं हिंदी मीडियम के लिए ही ये क्वेश्चन ज़्यादातर ये वीडियो उन्हीं के लिए है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए तो नहीं है। बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हो कि इंग्लिश मीडियम में भी दोनों माध्यम में आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा। जैसे सेंसिटिव पीरियड आर डज टाइम पीरियड्स ड्यूरिंग विच सर्टेन ब्लैंक, इसको ब्लैंक दिया है, आर स्पेशली इम्पोर्टेंस फॉर कोर्स ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। ठीक, इसमें पूछ रहा है संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ खाली स्थान दिया गया, खाली स्थान विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो चलो आप लोग को बताना है, जो संवेदनशील अवधि होती है, हमारा सेंसिटिव पीरियड होता है, तब समय अवधि होती है तो जिसके दौरान कौन सा खाली स्थान बोल रहा है, कौन सा विशेष, इसमें जोड़ना है कौन सा विशेष से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। विशेष बोल रहा है, विशेष से सामान्य। ठीक, मतलब स्पेशली इम्पोर्टेंस टू कोर्स ऑफ नॉर्मल, विशेष से मतलब जटिल कठिन से सरल की ओर, ऐसे टाइप का आप मान सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन ए देखो उत्पत्ति मूलक कारक। आप लोग को खुद से समझना है। ऐसे मैं ऐसे क्वेश्चन कर रहा हूँ जैसे मैं भी एग्जाम लिख रहा हूँ। ठीक है, और मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ उसको देखो, और आप लोग भी ऐसे सॉल्व करो। ठीक है, अपने तरीके से। तो ऑप्शन ए है उत्पत्ति मूलक कारक। ऑप्शन 2 मानव जाति के कारण। मानव जाति कारक विशेष रूप से यहाँ ऐड करके देखेंगे, मानव जाति विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है, तो देखो बिल्कुल नहीं। उत्पत्ति कारण ये भी नहीं है। यहाँ देखते हैं ऑप्शन 3, तो वंश अनुगत कारक, तो ये भी नहीं है। जेनेटिक का तो हम ऊपर देखें, ये है देखो पर्यावरण कारक दोस्तों, तो ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा, इन्वायरमेंट के चलते ही हमारे जो विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए हम लोग महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन 3 इसका आंसर है। ठीक है, चलो हम लोग आगे देखते हैं। तो ये देखो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 आगे हमारा 6वां क्वेश्चन। इसमें इन ऑर्डर टू डेवलपमेंट क्रिटिकल थिंकिंग एमंग स्टूडेंट ए टीचर शुड, ये बोल रहे हैं। देखो ठीक, तो आस्क ओनली द क्वेश्चन विच कैरी सिंगल आंसर, discourage the student from asking doubt and question. Option 3 gives question that involve inference and explanation. Fourth है avoid question which need inference and analysis। ठीक, तो आपका देखो यहाँ क्वेश्चन हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग। विद्यार्थियों की समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो केवल ऐसे सवाल पूछने चाहिए। यहाँ दोनों को, यहाँ ऐसे दोनों दिख जाए, ऐसे करते हैं हम। आस्क ओनली 10 क्वेश्चन, तो बिल्कुल नहीं, केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका उनको उत्तर पता हो, है ना। तो जो ऑप्शन ए है, जो यहाँ रुको इसको ले रहा हूँ मैं, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। आस्क ओनली 10 क्वेश्चन विच कैरी सिंगल आंसर, तो ये बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग को नहीं करना है। ऑप्शन 2 देखते हैं, विद्यार्थियों को जो है उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, डिस्कवरेज द स्टूडेंट आस्किंग स्टूडेंट डाउट एंड क्वेश्चन, तो डिस्कवरेज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उनको हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन जो है बी जो है गलत हो गया। ऑप्शन 3 देखते हैं, ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर
हो सकता है, लेकिन हम लोग को फोर्थ भी देखते हैं। तो ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता हो। तो हम लोग को बचाना नहीं है ना, बच्चों को हम लोग को बचाना नहीं है, उनको जितना ज़्यादा उत्साहित कर सके, जितना ज़्यादा उनको खोज करने के लिए प्रोत्साहित कर सके, ऐसे क्वेश्चन ही देने हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन 3। कौन सा दोस्तों? तो ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। ठीक, ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं उनके में शामिल हो। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। ठीक, ऑप्शन बोलता हूँ क्वेश्चन 6। अब क्वेश्चन हम लोग 7 देख लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश का आप लोग पढ़ लेना। ए टीचर आस्क्ड herself, how can I provide experience that require student to classify different types of object in the environment and analyze their classification schemes? Question mark, which intelligence is she trying to promote in student? तो देखो, इसमें हिंदी में एक बार पढ़ रहे हैं। एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ। शिक्षिका जो है एक खुद से पूछ रही है। हम लोग को क्वेश्चन को बार बार बनाना है। आप लोग को मैं बोलूँ, एक बार बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को C-TET में 25-26 से प्लस नंबर लाना है तो आप लोग को बिल्कुल भी एकदम स्पीड में नहीं बनाना है कि आप लोग 10 मिनट में इसको बना दो, 15 मिनट में बना दो। आप लोग को अगर एवरेज स्टूडेंट हो, बार बार फेल हो रहे हो, ठीक, उनके लिए वीडियो है, ना कि टॉपर लोग के लिए वीडियो है मेरा। उनको तरीका बता रहा हूँ मैं। इसको आराम से आप लोग 40 मिनट लीजिएगा। 40 मिनट में जो एवरेज जो बार बार फेल हो रहे हैं ना, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। और जो लोग अच्छे स्टूडेंट हैं वो लोग कम से कम समय में बनाने का प्रैक्टिस करोगे तो कम से कम समय में बनेगा। लेकिन जो लोग कम प्रैक्टिस करते हैं, जिनका नहीं बनता ना, CDP में जो 17-18 नंबर पा रहे हैं, वो लोग जो है आराम से बनाना है। भले ही टाइम लगे, 40 मिनट भरे ले लो, 35 से 40 मिनट, लेकिन आप लोग को पूरा नंबर लेना है। ठीक, अगर आप लोग को साइंस और मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जो है हिंदी, CDP और लैंग्वेज 2 और पेडागोजी, इसी में नंबर आप लोग को अच्छे से अच्छा लाना है। तो इसके लिए थोड़ा सा आराम से समय देके, इतना भी आराम से नहीं, लेकिन 30 मिनट में आप लोग कर लो। 30 से ज़्यादा 35 मिनट तक आप लोग कर लो। ठीक, क्वेश्चन को पेपर हॉल में मैं फेल हो रहे हैं उनके बात कर रहा हूँ, टॉपर के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ आप लोग जितना मैनेज कर सकते हो कर सकते हो। चलो फिर से देखते हैं। मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनके स्कीमों को विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों को किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। अब देखो, एक छात्र है, वह जो पूछती है खुद से, ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ कि जिनमें छात्रों को पर्यावरण के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण स्कीमों को विश्लेषण, मतलब जो है वो स्टूडेंट को विश्लेषण करने के लिए सिखा रही है। तो वह छात्रों को किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो चलो बताओ, छात्रों को बुद्धिमत्ता कोशिश कर रही है तो भाषाई बुद्धि की। ठीक, तो बात यहाँ तो भाषाई की बात बिल्कुल नहीं चल रहा है। ऑप्शन 2 देखते हैं, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता की। तो क्या यहाँ अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता हो रही है दोस्तों? तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर्यावरण की बात कर रही है। क्या चल रहा है दोस्तों? यहाँ का पर्यावरण का बात चल रहा है। ठीक है, और ऑप्शन 3 देखते हैं, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, ये हो सकता है। हम देखते हैं ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं। तो यह गति संवेदी बुद्धिमत्ता की, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन A, B 1, 2 और 4 गलत है। ऑप्शन हमारा 3 प्राकृतिक बुद्धिमत्ता हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो हम लोग हिंदी को भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इंग्लिश को आप लोग देख लेना, बाकी यहाँ आप मैं ला रहा हूँ दोनों को। ठीक, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। यहाँ एक बार फिर पढ़ते हैं, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा, उनके मोटिवेशन और योग्यता, उनके बिलीव के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। देखो, अब उनका विचार के बारे में हम लोग जानना है। ठीक है, ऑप्शन A देखते हैं क्या होता है। अब जब आप लोग का क्वेश्चन समझ नहीं आए ना, तो ऑप्शन में देखना और ऑप्शन और क्वेश्चन को मिलाना, तब आप लोग को समझ आएगा। एक बार में अगर समझ नहीं आए तो ऐसे ही मैं भी क्वेश्चन करता था, और मेरा लगभग CDP में 26-27 नंबर तक आया है दोस्तों। ठीक, 26 एक बार
एक बार 24 आया था, 26 और 27 नंबर, ऐसे मेरा नंबर आया हुआ है एसटीडीपी में। ठीक, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ऑप्शन 2, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ऑप्शन 2 देखो, ऑप्शन 2 हम लोग का अच्छा लग रहा है ना। यह देखो, यह अक्सर योग्यता और वृद्धिशील दृष्टिकोण को बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा हमारे लिए जरूरी हो जाता है, ये तो है। ऑप्शन 3 भी देख लेते हैं हम लोग का क्या है। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा, नहीं। ऑप्शन 4 देखते हैं, यह अक्सर योग्यता की वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा, तो बाहरी अभिप्रेरणा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, बाहरी तो अब बिल्कुल नहीं होगा। हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन 2, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास दर्शाता है। कौन? तो महारत हासिल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है हमेशा जो है वृद्धि, ठीक, आंतरिक रूप से हमको ये सोचना है कि हमको आंतरिक रूप से मोटिवेशन और विश्वास हमको रखना पड़ेगा। ठीक, महारत कोई भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, तो आप लोग को सीटेट के लिए भी ऐसे ही करना पड़ेगा कि आप लोग को अंदर से ही मोटिवेशन होना पड़ेगा। चलो और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 9 यहाँ नहीं आ रहा है स्क्रीन में पूरा, ठीक, यहाँ से देख लेते हैं। रमा एक शिक्षिका, देखो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है। ठीक, तो आप लोग को ये जानना है कि हम लोग का क्वेश्चन कितना बड़ा आता है, तभी आप लोग का क्वेश्चन बनेगा। पहले आप लोग इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, हम लोग को टाइम लगेगा। रमा, अगर आप लोग टाइम नहीं दोगे है ना, 30 सेकंड में अगर इसको कर लोगे तो बहुत दिक्कत हो सकता है, सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की, अब देखो वाइगोत्स्की से आप लोग को दिमाग में तुरंत एक क्लिक करना चाहिए कि वाइगोत्स्की का पूरा मैप आ जाना चाहिए आपके माइंड में। ठीक, वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है। शिक्षिका जो है वाइगोत्स्की के जो नियम को है, उनके सिद्धांत को लागू कर रही है कक्षा में। वह एक यहाँ से लिख रहे हैं, वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है, समूह में बुला रही है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने का संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ठीक, तो चलो बताओ दोस्तों, रमा के लिए कौन सा प्रभावी तरीका हो सकता है? चलो बताओ, ऑप्शन ए देखते हैं। छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करे ताकि समूह आगे बढ़ सकें। क्या छात्र को क्या बोल रहे हैं? सीधा सीधा उनको उत्तर प्रदान करें। तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हम लोग को सीधा ये समझ के बनाना है आप लोग को कि कोई भी टीचर जो है सीधा बच्चों को उत्तर नहीं बताता, उनको कार्य करने देंगे, है ना, खुद उनको खोज करने देंगे। तो ये ऑप्शन जो है हम लोग का गलत है। ऑप्शन 2 देखो, छात्रों को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक, प्रोत्साहित करें, तो ये भी हमारा ठीक लग रहा है। लेकिन और देखते हैं, छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो उसकी योग्यताएं के अनुकूल है, ये गलत है। ऑप्शन 4 देख लेते हैं। छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता और मार्गदर्शन और प्रतिश्रुति प्रदान करें। ये सबसे बेस्ट होगा दोस्तों। प्रोत्साहन में तो खाली प्रोत्साहन कर रहे हैं ना, अगर ये नहीं रहता तो हमारा आंसर बी रहता, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4 है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन 4 है। ठीक है दोस्तों, ना कि बी है, 2 है ना। इसमें आंसर, इसमें जो है गलत किए होंगे लोग, तो ये गलत है आंसर जो हमारा 4 है इसका आंसर। ठीक है, ऐसे आप लोग को सोचना है। फिर हम लोग का अभिकथन आ गया, तो मैं बताया था अभिकथन को कैसे करना है। चलो फिर से हम लोग देखते हैं। यहाँ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कितना है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। ठीक, तो अभिकथन बोल रहा है, कथन हम लोग का कि जो है शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहन करना चाहिए। शिक्षकों को क्या बोल रहा है? विद्यार्थियों के बीच जो बातचीत होता है आपस में, उसको प्रोत्साहन मतलब बढ़ावा देना चाहिए। तो अभिकथन हम लोग का सही लग रहा है। ठीक है, सही है ऑप्शन हमारा, अभिकथन जो है सही है। तो यहाँ हम लोग क्या जोड़ देंगे? क्योंकि
कोई भी कथन के इधर अगर जोड़ना है, इसको कथन कारण को आप लोग को अच्छे से समझना है, तो यहाँ हम लोग को जोड़ देते हैं क्योंकि ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम के बाधा डालता है। तो क्या बाधा डालता है? अगर बच्चे एक दूसरे से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, विश्लेषण करेंगे कोई क्वेश्चन के ऊपर, कोई प्रश्न के ऊपर, तो क्या वो निष्क्रिय होगा, वो अर्थपूर्ण होगा दोस्तों? बाध्य होगा क्या ज्ञान देने के लिए, ज्ञान सीखने के लिए? तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो हम लोग को ये साबित हुआ, हमारा ऑप्शन ए सही है। अभिकथन जो है ए सही है और जो कारण है आर गलत है। तो चलो ऐसे क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है। तो दोनों तो सही नहीं है, ये गलत है। तो हमारा जो है ये वाला जो है ऑप्शन जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन 2 देखते हैं, ए और आर दोनों सही। इसमें भी दोनों सही है बोला मतलब सीधा गलत। ठीक, अगर दोनों सही नहीं है, इसमें से एक ही सही है। ठीक है, एक ही सही है, आर नहीं है। तो जिसमें आर गलत हो ना, वैसे क्वेश्चन को हम लोग को वही क्वेश्चन हमारा सही, मतलब वही ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन 3 देखते हैं, ये सही है लेकिन आर गलत है। तो ये हमारा बिल्कुल राइट है दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन जो है यही राइट है ऑप्शन। फिर भी ऑप्शन 4 को भी पढ़ेंगे, ए और आर दोनों गलत है, तो ये गलत है बिल्कुल। हमारा आंसर जो है ऑप्शन 3 इसका आंसर है। तो ऐसे आप लोग को समझना है, ऐसे आप लोग को धीरे से बनाना है। ठीक है, जल्दीबाजी में नहीं बनाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, देखो 11 क्वेश्चन, चैन द स्टेबिलिटी इन इमोशनल पर्सनालिटी एंड सोशल रिलेशनशिप टुगेदर कंस्टिट्यूट। तो इसका जो देखो हिंदी देख लेते हैं। भावनाओं, इसमें बोल रहा है भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? तो देखो भावनाओं भी होना चाहिए। ठीक, हमारा भावनाएं भी होना चाहिए, व्यक्तित्व भी होना चाहिए। यहाँ आप लोग को देखने को मिलेगा भावनाएं होगा, व्यक्तित्व और सामाजिक, इन तीनों का जो संबंध परिवर्तन में स्थिरता किस विकास में शामिल है? संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? तो तीनों इनके अंतर्गत आना चाहिए। तो देखो व्यक्तित्व विकास में तो सिर्फ व्यक्तित्व होगा। ठीक, भावनात्मक विकास अलग अलग दिया है, संज्ञानात्मक विकास। ठीक, संज्ञानात्मक तो हम तो समझते हैं, अपने माइंड डेवलप करते हैं, उसको बोलते हैं। भावनात्मक हमारा इमोशनल होता है। ठीक, इमोशनल डेवलपमेंट होता है तब। और देखो इसमें ऑप्शन 3 दिख रहा है मनोसामाजिक विकास, मतलब को है जो ये देखो मनोसामाजिक जो विकास है ना, ये हमारा आंसर होगा इसका दोस्तों। सीधा सीधा ऑप्शन 3 हमारा इसका आंसर होगा। इसमें व्यक्तित्व, भावनात्मक और सामाजिक तीनों आएगा। ठीक है, मनोसामाजिक विकास में, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में। ठीक, इसमें व्यक्तित्व तो होगा ही, समाज भी है, और समाज में है तो भावनात्मक भी होगा। ठीक, ये तीनों ऑप्शन का मेन जो आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 12, छात्रों के विभिन्न समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? तो चलो हम लोग देखते हैं। सही वर्णन, छात्रों को विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? चलो बताओ दोस्तों क्या होगा। तो ऑप्शन ए देखते हैं, सबको हम लोग को जोड़ना है और कौन कौन सांस्कृतिक रूप से उसका जो है उत्तरदायी शिक्षण सही वर्णन करता है, वर्णन बता रहा है। ठीक, शिक्षण का सांस्कृतिक रूप से, तो सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित और मानकीकृत। तो देखो दोस्तों, एक ठो मैं बता रहा हूँ टैग वर्ड की बात। जब भी आप लोग मानकीकृत देखो, जब भी आप लोग मानकीकृत मतलब मानव द्वारा बनाया गया कोई चीज़ ऐसा है मानकीकृत, तो इसका जो आंसर आपको इसको बिल्कुल लेना है। ये नेगेटिव है, हमारे नेगेटिव है। ठीक, तो इसको बिल्कुल भी हम लोग को नहीं लेना है। तो इसका आंसर हम लोग का ए बी सी मतलब 1 2 3, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। 1 2 और 3 तीनों जो है हमारा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण के लिए सही वर्णन करता है। ठीक, अनुकूलित हो, सुविचारित हो, विभेदित हो। ठीक, विभेदित मतलब कि है डिफरेंट, दोनों डिफरेंट तरीके से। ठीक, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन 3 होगा। ठीक, अब मैं बार बार कर रहा हूँ, ये जुलाई का 2024 जुलाई का जो पेपर 2 का क्वेश्चन है उसका CDP का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फिर अभिकथन आ गया। देखो ये हमारा तीसरा अभिकथन है और अभिकथन से हम लोग का क्वेश्चन कैसे करना है उसको मैं बता रहा हूँ। बस अच्छे से समझो, ऐसे समझो कि हम लोग एग्जाम हॉल में क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो अभिकथन बोल रहा है स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणाम का आकलन करते हैं। समझ आया? नहीं आया तो फिर से पढ़ते हैं। देखो, जब नहीं समझ आएगा तो आप लोग को फिर से दोबारा पढ़ना है। स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों को आकलन करते हैं। ठीक, क्योंकि सीखना पक्के तौर पे अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक होते हैं। ठीक, तो क्या आप लोग को लग रहा है कि शिक्षा जो है एकदम अनुक्रमित होता है? तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक, तो ऑप्शन जो आर है हम लोग को तो गलत है। एक बार ए को देख लेते हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा अच्छे से नहीं समझ पाया। एक बार देखते हैं। स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। ठीक, तो देखो उस ढांचे के भीतर कार्य थोड़ी ना करेंगे यार, उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करें। तो उत्पाद और परिणाम को हम लोग तो देखना ही नहीं। परिणाम को क्यों देखने हैं? हम लोग को बच्चे के विकास को देखना है ना, कि हम लोग को परिणाम उत्पाद को देखेंगे। तो ऑप्शन जो है जो अभिकथन ए वो भी हम लोग को गलत है। हम लोग को ऐसे ऑप्शन देखना है। चलो ठीक, तो ऑप्शन ए देखो, ए और आर दोनों सही है। तो बिल्कुल गलत, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन दो, ए और आर दोनों सही है, तो ये भी गलत हो गया। सही मतलब ये तो हमारा तो आंसर तो गलत है, और ए सही है, बिल्कुल गलत। तो ए और आर दोनों गलत है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4, ए और आर दोनों गलत है, यही आंसर हमारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लेव वाइगोत्स्की। देखो हम लोग का लेव वाइगोत्स्की 2 क्वेश्चन आ गए दोस्तों। 2 क्वेश्चन आप लोग को लेव यहाँ से वाइगोत्स्की से 2 क्वेश्चन अभी तक 2024 में जुलाई में आ चुका है। तो आप लोग को अगर ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आप लोग को समझ आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करो, तभी आप लोग सब पास हो पाओगे, नहीं तो आप लोग कहीं न कहीं चूक सकते हो। अब देखो, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। अगर आप लोग पढ़े होंगे लेव वाइगोत्स्की तो आप लोग इसको जरूर जान रहे हो। अब देखो एक तो चीज़ और होता है, लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के बीच इसी में भिड़ंत होती है, दोनों में, भाषा के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर जान लेना। ठीक, पढ़ लेना, दोनों को संबंध, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की को पढ़ना ही है आप लोग को। ऑप्शन ए देखते हैं, भाषा विचार को आकार नहीं देती। बिल्कुल गलत। जीन पियाजे ने आकार देने की बात करी है, ना कि आकार नहीं देने की। ऑप्शन 2 देखते हैं, विचार भाषा को आकार देते हैं। तो क्या ये सही है? तो ये भी देखो, ये तो सही, आकार, विचार भाषा को आकार देते हैं, लेकिन पूरा देखो। ऑप्शन 3 देखते हैं, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। भाषा और जो विचार है दोस्तों एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये हमारे वाइगोत्स्की कहते हैं। ऑप्शन 4 देखते हैं, भाषा और विचार विकास के जटिल विनिमय प्रक्रिया है। विनिमय, अब देखो अगर आप लोग इसको विनिमय को नहीं समझ रहे हो तो विनिमय की इंग्लिश देख लेना, कॉम्प्लेक्स इधर देख लेना। आप लोग हिंदी समझ नहीं आए तो लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेस, दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड हैं। तो आंसर हमारा जो है ऑप्शन 4 होगा। भाषा और विचार एक दूसरे से जटिल विनिमय प्रक्रिया, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो ऑप्शन हमारा 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर 15, ठीक 15, यहाँ आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हो। और देखो हम लोग पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। यहाँ सही जोड़ी आ गया हमारा, तो चलो सही जोड़ी को मिला लेते हैं। ठीक, तो देखो पहला ऑप्शन, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है। तो क्या मानदंड, खाली मानदंड मतलब मैं ये यहाँ बता रहा हूँ। देखो मानदंड मतलब किसी को हम लोग खाली मान के उनका मूल्यांकन करके क्या उनके विशिष्ट विषयों को महारत शामिल कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसे हम लोग शामिल नहीं कर सकते। तो ये तो सही सुमेलित नहीं है। ठीक, मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों को के प्रदर्शन की तुलना करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? साथियों की
तुलना करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 तो है, ऑप्शन हम लोग पूरा पढ़ लेंगे। ऑप्शन 3 रचनात्मक मूल्यांकन। अब रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, अब ये सही है कि नहीं इसको देखते हैं। यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। तो क्या रचनात्मक यह पता चलता है दोस्तों कि छात्र पहले क्या कर रहा है, बाद में क्या करेगा, ये तो बिल्कुल पता नहीं चलता। रचनात्मक मूल्यांकन तो ये होता है कि हम लोग को उनको देखते हैं बच्चे क्या कर सकते हैं अपने, है ना। रचनात्मक में वो लोग जो है क्या कर सकते हैं, ये हम लोग को रचनात्मक में देखेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं है। योग्यात्मक में तो क्या होता है, इसमें पेपर पेंसिल प्रशिक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण करते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, कहीं ना कहीं आप ऑप्शन बी 3 और 4 में आप लोग कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, लेकिन इसका आंसर होगा दोस्तों मानक संदर्भित मूल्यांकन। मानक संदर्भित मूल्यांकन जो है साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। अगर हम लोग अगर मान के हम संदर्भित मूल्यांकन करें तो साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। ठीक, तो इसका जो आंसर है हमारे जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देख लो, इंग्लिश का आप लोग पढ़ लो, हम लोग हिंदी का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ देखो, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। देखो, तो हम लोग को बताना है कि कौन से जो है बाधा डाल रहा है। तो ठीक, चलो हम लोग इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रति लेखन। हम लोग बाधा को देखते हैं, जो हम लोग दृष्टिबाधित हैं उनको बाधा डालता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रति लेखन, क्या हमारे लिए ये बाधा है? तो ये हमारे लिए बाधा तो नहीं है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्याख्यान सुनेंगे तो हम लोग का जो व्याख्यान है ना, व्याख्यान मतलब जो होता है लेक्चर सुनने से हम लोग का दृष्टिबाधित लोगों को बाधा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो बाधा वाले को हम लोग को टिक करना है ना। ऑप्शन 2 देखते हैं, मुद्रित पाठ्य पुस्तकें या नोट्स, ये हमारा बाधा डाल रहा है दोस्तों। और देख लेते हैं ऑप्शन 3 उभरी हुई रेखा चित्र, ये नहीं, उभरी हुई को हम लोग टच कर सकते हैं और वो लोग जो दृष्टिबाधित हैं वो लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय, तो स्पर्शनीय तरीके, तो ये भी हम लोग का बाधा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बाधा जो है हमारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकें या नोट्स, हमको उनको देख नहीं सकते और हम लोग ऐसे बुक दे रहे हैं तो उन लोग को बाधा नहीं होगा क्या? तो होगा बाधा। तो आंसर इसका बी ऑप्शन 2 इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 लॉरेंस, अब देखो कोहलबर्ग आ गया दोस्तों, कोहलर और कोहलबर्ग। तो कोहलबर्ग से देख लेना आप लोग, नैतिक विकास के सिद्धांत है, और कोहलर जो है एक चिंपांजी पर गेस्टाल्टवादी हैं। तो दोनों को आप लोग को जानना है कि आप लोग क्या पढ़े हो, कोहलर और कोहलबर्ग, दोनों को आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? तो चलो बताओ आप लोग किस विधि का प्रयोग किया। आप लोग पढ़े होगे तो जरूर जान रहे हो, नहीं पढ़े होगे तो आप लोग पढ़ लेना है। ऑप्शन ए मात्रात्मक शोध कार्य किए, ऑप्शन 2 बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 देखते हैं, खेल के दौरान बच्चों का जो है अवलोकन करना, और ऑप्शन 3 जो है प्रायोगिक विधि। चलो आप लोग बताओ। चलो इस पे आप लोग को छोड़ता हूँ मैं। तो देखो ऐसा है कि मात्रात्मक शोध कार्य ये बिल्कुल नहीं किए हैं, खेल का तो बिल्कुल नहीं किए हैं, प्रायोगिक किल पैट्रिक किए हैं। तो देखो ये ऐसे जो अब ये जो है किंडरगार्टन, ये किंडरगार्टन है। ठीक, तो ये दोनों अलग अलग किए हैं, या जो हमारे कोहलबर्ग जी हैं ना, वो ऑप्शन 2 में इसका आंसर है कि बच्चों के सामने जो है नैतिक दुविधा प्रकट करते हैं, इनके सिद्धांत में नैतिक दुविधा की बात करी है। ठीक, तो ये इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, जल्दी करते हैं दोस्तों, लेट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को खाली स्थान अधिगम की ओर ले जाता है। कहाँ अधिगम की ओर ले जाता है? रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम, यहाँ जो है खाली दिया है, और अधिगम के लिए
ले जाता है, अधिगम की ओर ले जाता है। तो कौन सा, अगर रचनावादी शिक्षण हम लोग करवाना रहे विद्यार्थियों को, तो जो ऑप्शन में है किसको हम अधिगम की ओर ले जा रहे हैं, चलो बताओ। ले जाते हैं तो खोज आधारित करना है, अर्थहीन, अर्थहीन बिल्कुल भी नहीं, ग्रहणशील करना है क्या, तो देखो ग्रहणशील हम लोग का होगा क्या, और देखो यंत्रवत, यंत्रवत मतलब यंत्रवत तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम लोग को हमें इसका देखो ये ग्रहणशील और यंत्रवत ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। हम लोग को ऑप्शन जो है ऑप्शन ए खोज आधारित हम लोग को करना है। रचनावादी क्या है, रचनावादी ही खोज आधारित है। अगर हम किसी बच्चे को खोज आधारित बोलें तो वो रचनावादी है, क्रिएटिविटी है ना। तो आप लोग दोनों को एक दूसरे से इंटर रिलेटेड करना, दोनों ही, ठीक। तो इसका आंसर हमारा ए है। 19 नंबर का क्वेश्चन देख लो, पठन वैकल्प, ये डिसेबिलिटी से आ गया। देखो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया पठन अधिक्षमता से, तो ये जो है अभी अधिक्षमता से है। मैं अपने सीडीपी के पूरे भाग में बढ़िया से एनालिसिस करके इसके लिए वीडियो बनाया हूँ, मैं कमेंट में दे दूँगा आप लोग को। सीडीपी में कौन से टॉपिक को अच्छे से करना है पूरा वीडियो बनाया हूँ मैं डिटेल में, जो सारे लोग नहीं बताते यूट्यूब में, बड़े बड़े चैनल में ऐसे नहीं बताते, मैं पूरा डिटेल में बना लिया हूँ। उसको आप देखिएगा, वैसे आप लोग तैयारी कीजिएगा, उसके बाद आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन करिएगा जैसे हम लोग आज कर रहे हैं, तभी आप लोग को सीडीपी हिंदी जो भी पेडागोजी स्ट्रॉन्ग होगा और आप लोग जो है हर सब्जेक्ट में 25+ ला सकते हो, यह और ये गारंटी है। लेकिन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा और एमसीक्यू करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर। पठन वैकल्प से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है, किससे। अब देखो वो पठन वैकल्प से हम लोग जूझ रहे हैं, मतलब पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसको कैसे सिखाया जाएगा, इसको देख रहे हैं। तो ऑप्शन ए देखो, व्यवस्थित ध्यानात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो क्या हम लोग का अगर पठन से हम लोग अगर नहीं हो रहा है तो क्या इससे हम लोग कर सकते हैं दोस्तों, चलो आप लोग बताओ। तो ये तो बिल्कुल इसका आंसर हमारा ए हो सकता है। ऑप्शन 2 देखते हैं, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ, तो बिल्कुल भी ये नहीं, ये हमारा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन 3 लंबे और जटिल गद्यांश देकर नहीं, कैसे देंगे, वो लोग खुद पढ़ नहीं पा रहे हैं पठन को, तो कैसे हम लोग देंगे। अनुकूलित और अनुबंधन विधि के माध्यम से, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए व्यवस्थित ध्यानात्मक, उनको ध्वनि के माध्यम से देंगे तो हम वो उसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ये होगा, क्योंकि पठन में वो लोग पठन नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, उनको हम लोग वॉइस सुनाएंगे, ध्वनि सुनाएंगे, ताकि वो लोग पढ़ सके। अगर आप लोग भी अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे होगे तो इसको सुनो अच्छे से, ठीक है, सुन के आप लोग पूरा पढ़ना है ना। तो ऐसे भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। चलो आप अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, थोड़ा बचा हुआ है दोस्तों। अब देखो यहाँ आप लोग पढ़ लो, जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इम्प्लीकेट दैट, ठीक। तो यहाँ आप लोग को दिया गया है, हिंदी में देख लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या बताता है, यह बताता है कि, तो ऑप्शन है देखो, व्यवहार को, यहाँ आप लोग देख लो, व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाता है। व्यवहार को दंड के माध्यम से, पुरस्कार से, तो ऐसा क्या होता है दोस्तों, क्या ऐसे होता है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ए तो गलत है हमारा, ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी देखते हैं, 2 देखते हैं, अवधारणाओं को जटिल से सरल क्रम से सिखाता, जटिल से सरल नहीं दोस्तों, सरल से जटिल होता है। ऑप्शन 3 देखते हैं, पाठ्यक्रमों को बच्चों के आयु समूह व चरण के माध्यम से, तो बिल्कुल सही दोस्तों, हमारा आंसर सीधा यही हो जाएगा। फिर भी हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन 4, शिक्षण का बल गतिविधियों के परिणाम पे होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पर, तो ये तो आंसर गलत है। हमारा आंसर क्या है दोस्तों, जीन पियाजे मोस्ट इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और हमारे वाइगोत्स्की, तीनों से हम लोग अभी 4 क्वेश्चन देख लिए हैं। कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ठीक। तो शिक्षण का बल ये तो गलत है। ऑप्शन 3 है, बच्चों को आयु वर्ग समूह के माध्यम से चरण को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है। कौन सा सिद्धांत को, तो हमारे जीन पियाजे के सिद्धांत को। और मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ, तो जीन पियाजे ने कितने चरण दिए, तो 4 स्टेज दिए, 4 चरण, ठीक।
पहला जो है संवेदिक गामक, दूसरा जो है पूर्व संक्रियात्मक, तृतीय जो है मूर्त बोल सकते हैं, ठीक, मूर्त संक्रियात्मक, और चतुर्थ जो है चौथा चरण अमूर्त बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे 4 हमारे जीन पियाजे ने चरण दिए। अब सबका एज याद रखना। और तो जो जीन पियाजे का प्रथम चरण है 0 से 2, उसके बाद जो है पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 है, ठीक, उसके बाद 7 से 11 और इधर 12 से 18 उधर, ठीक। तो ऐसे हमारा चरण है, ठीक है। तो 21 का क्वेश्चन देख लेते हैं। आप एक शिक्षक हैं, हम 30 का 30 पूरा क्वेश्चन करेंगे, जुलाई का क्वेश्चन पेपर को सॉल्वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। क्या मदद करना चाहते हैं, ठीक। आप शिक्षक हैं, छात्र को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने के लिए मदद करना चाहते हैं। आप मदद कर रहे हैं, एक शिक्षक हो के आप मदद कर रहे हैं छात्र को। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है, ठीक। तो कौन सा आपका चरण है जो सबसे अधिक इसका सबसे अधिक जो है क्या बोल रहा है, संभावना है। तो चलो ऑप्शन ए देखते हैं। छात्रों को देखो, छात्रों को उनके प्रदर्शन और गुणात्मक प्रतिपुष्टि कारण के बजाय अंक देना। क्या हम लोग अंक देंगे? अगर क्वेश्चन आप लोग को देखो, अगर क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग को फोकस करना है दोस्तों ऑप्शन पे। ऑप्शन को भी अच्छे से देखोगे तो आप लोग को दोनों से रिलेट करके समझ आ जाएगा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो ऑप्शन को देख कर समझना है। चलो ऑप्शन तो देखो, या तो नेगेटिव है, अंक तो बिल्कुल देना ही नहीं है। हम कोई भी बच्चों को अंक देने की बात नहीं करेंगे, अगर और अंक देने की बात नहीं करेंगे और उनका जो प्रश्न है उत्तर देने की बात नहीं करेंगे, ठीक। उनको खोज करना है और उनके विकास की बात करेंगे पूरे, ना कि अंक की, ठीक। तो ऑप्शन ए जो है गलत है। ऑप्शन 2, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल राइट लग रहा है, लेकिन हम लोग 3-4 देख लेते हैं। विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान, नोट्स नहीं करना है भाई, हम लोग को नोट्स दे देंगे क्या? आप लोग अगर टीचर हो, आप लोग को एक टीचर के तरह सोचना है कि बच्चों को हम लोग कैसे ट्रीट करें। तो ऐसे इसी को बोलते हैं पेडागोजी, है ना। ये पेडागोजी समझ के बनाने पे आधारित क्वेश्चन आया है ये। तो चलो बताओ, क्या बच्चों को आप लोग नोट्स दोगे, आप पढ़ लो दोस्तों पूरा एग्जाम के लिए, ऐसे बोलोगे? तो बिल्कुल गलत, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 देखते हैं। गृह कार्य सौंपना, जिसके लिए याद रखने के लिए याद करने की आवश्यकता होती है। तो गृह कार्य नहीं देना है। आप लोग को सबसे अधिक संभावना जो बढ़ावा देने के लिए है ना, मदद करने, उनके संज्ञानात्मक कौशल, उनके परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने के लिए ये सारा चीज़ नहीं करना है। ऑप्शन हमारा बी होगा। छात्रों को स्वयं उनके कार्य को सीखने और करने के लिए विचार के लिए प्रोत्साहन करना होगा, है ना। तो ये हमारा टीचर ये करेंगे, ठीक। ऑप्शन बोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटिज्म की बात कर रहे थे। स्वालीनता, ऑटिज्म मतलब और स्वालीनता, मैं आप लोग को स्वालीनता के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। स्वालीनता दोस्तों, जो बच्चा खुद में ही खोया रहता है, मतलब खुद में ही खो रहा है, उसको किसी से पढ़ा नहीं है ना। और जो ऐसे बच्चे आप लोग को दिखते होंगे, है ना, जो खुद में आप लोग भी अगर कहीं देखोगे, टीचर बनोगे, तो जो बच्चे रहेंगे उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो किसी को ध्यान नहीं दे रहे हैं ना हमारे पढ़ाई को, वो खुद में ही खोया हुआ है और अक्सर वो समझ नहीं पा रहा है। तो इसी को बोलते हैं स्वालीनता। जो खुद में खोया हुआ रहते हैं ना, उनको स्वालीनता ऑटिज्म बोलते हैं, ठीक। तो चलो इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन 1 जो है, स्वालीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। इसमें बोल रहे हैं कम से कम एक विशेष अवसर, ठीक। तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है ना, और सभी में थोड़ी ना होगा भाई। इसमें देखो सभी लोगों में बोल, सभी लोगों में नहीं होता। अगर 10 लोग ऐसे होंगे तो सभी लोग में विशेषता थोड़ी ना होगा। ऑप्शन 2 देखते हैं। स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। तंत्रिकीय विकासात्मक मतलब हो रहा है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक। इसका आंसर हमारा यही है, देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर हमारा बी है। फिर भी देख लेते हैं। स्वालीनता केवल वातावरण कारण में होता है? बिल्कुल नहीं।
ऑप्शन 4 स्वालीनता के इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। तो स्वालीनता देखो, स्वालीनता जो है, स्वालीनता जो है ना, स्वालीनता इसका इलाज नहीं किया जा सकता दोस्तों, है ना। आंसर इसका यही लिया गया है। इसको मैं खुद से आंसर नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर जो है ऑफिशियली लिया गया है, वहाँ से मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन बी लिया गया है। तो इसको आप लोग याद रखना, यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो, ठीक। स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है, ठीक। इसको याद रखना। विकार आप लोग पढ़ लेना, विकार को पूरा पढ़ना है, ठीक। इसको मैं बताया गया हूँ अपने मैं कमेंट सेक्शन में दिया हूँ, उसको पूरा देखना आप लोग। मैं सीडीपी को क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ टॉपिक पढ़ना है, पूरा उस वीडियो में है, आप लोग को देखना है, ठीक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23, ठीक। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता है। तो दोस्तों देखो, ये 5वां क्वेश्चन है। जीन पियाजे से 3, जीन पियाजे से 2 और वाइगोत्स्की से 3। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन आ गए। एक कोहलबर्ग और एक जीन पियाजे से आया था, और दो वाइगोत्स्की से आया था, और ये 5वां है। तो हमारा 5 क्वेश्चन सिद्धांत और मनोविज्ञान से बन गया, ठीक। दोनों के बीच समानता बताना है। तो ऑप्शन 1 होता है भाषा और विकार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन। क्या ये है, क्या ये सही लग रहा है आप लोग को? तो बिल्कुल आप लोग को लग रहा है सही, लेकिन हम और क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऑप्शन 2, बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान। बिल्कुल नहीं, चरण वाला बात नहीं किया गया है। दोनों में जो एक चीज़ का विरोध हुआ एक दूसरे, तो भाषा और विचार था दोस्तों। क्या था? भाषा और विचार। उसी को क्वेश्चन को हम लोग को देखना है। तो देखो ऑप्शन 3, बच्चों की स्वयं की शिक्षा संलग्नता को जुड़ाओ, ठीक। ऑप्शन 3। ऑप्शन 4 देखते हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं और संस्कृति की भूमिका। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो सिर्फ जीन वाइगोत्स्की के थे। भाषा और विकास के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, तो उनका समानता नहीं है, ये समानता नहीं था दोस्तों, ये तो उनका एक दूसरे से वो था, है ना, एक दूसरे का वो लोग विरोध कर रहे थे, तो समानता वाली बात ही नहीं हो गई। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 होगा दोस्तों। बच्चों के स्वयं के शिक्षा संलग्नता से जुड़ाव, मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि दोनों के दोनों ये बोलते हैं कि बच्चों को खुद करने के लिए सीखने दो और उनको संलग्न करने दो, जुड़ाव को जुड़ने दो। तो दोनों खुद पे सीखने की बात करते हैं, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24। तो कथन, फिर हम लोग का देखो, हम लोग कथन निष्कर्ष 3 क्वेश्चन करे थे, तो ये 4था क्वेश्चन है। फिर से देख लेते हैं, मैं बताया था कैसे आप लोग को बनाना है। तो चलो यहाँ फिर देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ बोल रहा है, कथन बोल रहा है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। एक बार फिर पढ़ते हैं। शिक्षकों को मतलब टीचरों को शिक्षार्थियों मतलब छात्रों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान करना चाहिए। तो बिल्कुल स्टूडेंट जो टीचर है वो जो छात्र को अलग अलग हैं, सभी छात्र अलग अलग रहते हैं, कोई कमज़ोर तो कोई होशियार। तो इसको हम लोग को दोनों को एक में समाहित करके सम्मान करना चाहिए, हम लोग टीचर को और सभी शिक्षार्थियों को आवश्यकता के अनुसार उनके शिक्षण को समायोजित। मतलब शिक्षार्थियों मतलब होता है छात्र, जो छात्र हैं उनको एक दूसरे को समायोजित करना है। तो ये जो है अभिकथन ये हमारा सही है। अब इसको जोड़ना है, तो क्या बोला हम यहाँ, क्यों की डालना है। तो समायोजित करना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह और कार्य बातचीत करना से बचना चाहिए। बचना नहीं, उनको करने देना चाहिए। तो ऑप्शन जो है आर हमारा गलत है, ठीक। अब देखो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शन देखो जिसमें ए सही हो अभिकथन और आर जो है गलत हो। चलो हम लोग देख लेंगे, इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, ऑप्शन पूरा दिखिए आप लोग को। तो ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ए और आर दोनों सही है। बिल्कुल नहीं, आर हमारा गलत है, मतलब ये जो ऑप्शन है गलत हो गया हमारा। ऑप्शन 2 देखो, ऐसे देखो बोलते हैं अभिकथन और जो ये है ना कारण, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड रहता है। बिल्कुल हार्ड नहीं भाई, यही तो सरल क्वेश्चन है, आप लोग को बस समझना है।
ऑप्शन 2 देखो ए और आर दोनों सही है। कहाँ का सही भाई, ये तो गलत है ना, ये गलत हो गया। ठीक, ऑप्शन अब देखो और क्वेश्चन आया एक, इसको देखो ऑप्शन 3 को ए सही है लेकिन आर गलत है। क्या ये कुछ ये हमारे इसके अनुसार है, साबित हो रहा है क्या? बिल्कुल सही दोस्तों, हमारा हम बोले हैं ए सही है और आर गलत है, तो हमारा ऑप्शन 3 इसका आंसर हो गया। ठीक, ऑप्शन 4 देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें बोल रहा है कि दोनों गलत है, इसमें दोनों गलत बोल रहे हैं, तो ऑप्शन हमारा 3 इसका सही आंसर हो गया। ऐसे आप लोग को देखना है और अभिकथन को करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरे को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? ठीक, देखो क्वेश्चन कैसे घुमाया है, आप लोग सीधा सीधा नहीं लिखा है, सीधा सीधा बोल ही नहीं रहे हैं, आप लोग को दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा। विच लर्निंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व चिल्ड्रन टीचिंग अदर व्हाट दे हैव लर्न? इसमें बोल रहे हैं कंडीशनिंग लर्निंग, रोट लर्निंग, एक्सपोजिटरी टीचिंग या रेसिप्रोकल टीचिंग। ठीक, मेरे से प्रोनाउंसिएशन बन नहीं रहा है इसका, ठीक है, तो इस पर आप लोग बिल्कुल हंसना मत, ऐसे हो जाता है दोस्तों। ठीक, तो देखो इसमें बोले, हिंदी में देख लेते हैं हम। किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है? तो कौन सा है बताओ? अनुबंधन में एक लोग सिखाते हैं क्या? ठीक, या रट कर, अनुबंधन में नकल करते हैं, नहीं जोड़ते हैं एक दूसरे से, और ये जो है रट कर सीखते हैं, तो रट कर नहीं सीखते हैं, व्याख्यात्मक नहीं है, अनुबंधन भी नहीं है, कंडीशनल लर्निंग होता है, अनुबंधन बोलता हूँ सॉरी, तो जो कंडीशनल लर्निंग और अनुबंधन ये होता है। और जो ऑप्शन जो हमारा पारस्परिक शिक्षण, मतलब एक दूसरे से शिक्षण, इसमें क्या बोल रहा है? बच्चे द्वारा दूसरों को सिखाना। तो दूसरों को कब सिखाते हैं? दूसरों को हम लोग तभी सिखाते हैं जब पारस्परिक लर्निंग शिक्षण करते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हमारा मेन ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक, अब 26 हम लोग देखते हैं, फिर भी कथन निष्कर्ष, ये 5वां क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। ठीक, अब 5 देखो, 5 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का आ गया और मनोविज्ञानी के 5, तो कुल मिला के ये लोग 10 क्वेश्चन यहाँ से आ गया। ठीक, तो देखो फिर देखते हैं एशियाई संस्कृतियों, कथन हम लोग का क्या बोल रहा है? एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक संभावना पर जोर देते हैं और क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। तो देखो एशियाई संस्कृतियों में, मतलब एशियाई अगर आप लोग नहीं समझ रहे हो तो इसको भारत का संस्कृति मत समझ लो। भारत की जो संस्कृति में इसको बढ़िया समझना है। ठीक है, बढ़िया समझोगे तभी क्वेश्चन बनेगा। इसको देखो, एशियाई मतलब भारतीय संस्कृति मान सकते हो। भारतीय संस्कृति में जो सामाजिक संभावना पर जोर देते हैं, मतलब हमारा सामाजिक संभावना पर जोर देते हैं, क्रोध, तो हम लोग क्रोध अगर कोई करते हैं तो क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। तो क्या ये सही है दोस्तों? तो बिल्कुल, हम लोग जो है क्रोध को हम लोग अच्छा नहीं मानते, मतलब उसको जो है नीचा दिखाते हैं। क्रोध कर रहे हैं मतलब नीचा, हतोत्साहित करते हैं, ये तो सही है। इसको देख लेते हैं, किया जाता है। और शर्म को प्रोत्साहित, और देखो अगर हम लोग को जैसे शर्म को प्रोत्साहित बोल रहा हूँ, मतलब अगर कोई शादीशुदा महिला है ना, तो वो जो है ना बड़ों के सामने थोड़ा झुक जाते हैं, हमेशा बोलने में तत्पर नहीं रहते हैं ना, कुछ भी बात को सुनते हैं, मतलब थोड़ा शर्म करते हैं, बड़ों के सामने थोड़ा सा हम लोग झुकते हैं, है ना। तो ये हमारे इंडियन कल्चर में होता है, ये तो रियलिटी है। आप लोग के घर में ही देख लोगे, है ना, बहू वगैरह होंगे घर में, तो वो लोग थोड़ा सा शर्म रखते हैं, है ना, शर्म की सीमा जो है अपना बांध के रखते हैं। तो ये हमारा जो ऑप्शन ये है, ऑप्शन बोलता हूँ अभिकथन ये है जो एशियाई संस्कृति, तो ये तो बिल्कुल राइट है। अब देखते हैं कारण। अब कारण जब भी आप लोग जोड़ो, कारण को देखो तो यहाँ आप लोग को क्योंकि लगाना है। ठीक, क्योंकि मैं बोला हूँ ना, क्योंकि लगाना है। तो अब क्योंकि भावनाएं व्यक्तिगत है और सीखने की में कोई भूमिका नहीं निभाती। अरे बिल्कुल निभाती है। तो ऑप्शन जो है आर जो है कारण जो है गलत है और हमारा ए जो है सही है। तो ऐसे हम लोग ऑप्शन को चूज़ करेंगे। देखो तो ऑप्शन ए आर और ए और आर दोनों सही है, तो बिल्कुल गलत, ये हमारा गलत हो गया, दोनों गलत नहीं है। सिर्फ हमारे ये भी सही है और ये हमारा गलत है। ठीक,
तो ऑप्शन 2 देख तो ए और आर दोनों सही है, तो बिल्कुल गलत, ए और आर दोनों गलत है। ठीक, ए और आर मतलब ये दोनों तो बिल्कुल सही नहीं होगा, ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन हमारा मिल गया आंसर, ऑप्शन 3 है हमारा, ये है ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखो, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हाउ आर द चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। ठीक, तो क्वेश्चन हम लोग का 27 देखना है। यहाँ से जीन पियाजे फिर से आ गया दोस्तों, ये तीसरा मतलब ये 6वां क्वेश्चन है हमारे मनोविज्ञान से। तो जुलाई सीटेट पेपर में कितना आया था, 3rd। कुल मिला के 6 क्वेश्चन हमारे मनोविज्ञान से आ गया, और वहाँ से 3 जीन पियाजे 3 वाइगोत्स्की ऐसे क्वेश्चन आ गया, और कोहलबर्ग का देखो कितने सारे इन्हीं से क्वेश्चन बना है। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं, तो वयस्कों से भिन्न किस प्रकार है उसको हम लोग को बताना है इनके अनुसार। ठीक, तो चलो बताओ। ऑप्शन ए हमारा जल्दी जल्दी करते हैं। ऑप्शन ए, बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन बी, बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। बच्चों की सोच वयस्कों की गुणात्मक से भिन्न होती है। तो ऑप्शन हमारा 3rd होगा, बच्चों की जो सोच है वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है, अलग अलग होता है, दोनों का गुण जो है अलग होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। 28 क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश में देख लेना आप लोग। ठीक, तो निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंता को बढ़ावा देता है, कौन सा देखो, तो कौन सा बढ़ावा देता है दोस्तों। तो पहला देखते हैं ऑप्शन, भारत की राजधानी। देखो इसमें प्रश्न विश्लेषणात्मक बोल रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं, एनालाइज मतलब बच्चा जो है किसमें कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा गहराई चिंतन करता है, एनालाइज करता है। अगर मैं इसमें बोलूँ भारत की राजधानी दिल्ली है, तो अगर यहाँ दिल्ली है तो वो क्या वो विश्लेषण कर रहा है, बिल्कुल नहीं, वो तो रटा हुआ है, वो जान रहा है। तो ये बिल्कुल हमारा ऑप्शन गलत होगा। ठीक, विश्लेषण करेगा इसमें बच्चा कि ज़्यादा गहराई से गहराई सोचने की बात जिसमें आए वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन 2, भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में कितने राज्य हैं मतलब ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन 3, भारत की कुल जनसंख्या, तो ये बिल्कुल नहीं है, इसमें एक एक 1 वर्ड आंसर है, 1 वर्ड सीधा, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। जिसमें ज़्यादा विश्लेषण की बात हो उसी को आंसर लेना है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है, तो विभिन्न कारण क्या है, तो अगर विभिन्न कारण है तो इसमें बहुत सारे एनालिसिस कराएगा। पहले जनसंख्या देखेगा, कितना बड़ा राज्य में कितने जनसंख्या है, और कितने आर्थिक रूप से कैसे संपन्न हैं, कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, इन सबको देखेंगे तभी जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण को वो बता सकता है। मतलब इसमें चिंतन ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसका आंसर जो है होगा हमारा ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, और इंक्लूसिव क्लासरूम के बारे में समावेशी कक्षाओं से आ गया 29 क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन है दोस्तों, उसके बाद हम लोग का पूरा जुलाई का पेपर 2 का जो CDP का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग बताना आप लोग का कितना क्वेश्चन बना। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे 25+ भी ला रहे हो ना, तो आप लोग का जो लेवल है बहुत अच्छा है। बस 25-26+ अगर आप लोग का आ रहा है इससे, तो बहुत अच्छा लेवल है आप लोग का। ठीक है, ठीक, तो समावेशी कक्षाओं में क्या होता है, ऑप्शन ए को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय सीखेगा, तो ये है क्या, चलो देखेंगे। ऑप्शन 2 में बच्चा विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है। ऑप्शन 3 देखते हैं, अलग अलग विभिन्नताओं को के अनुसार विभेदित निर्देश किया जाता है। ठीक, ऑप्शन 4 बच्चों के बीच हर जगह हर तरह की विभिन्नताओं को दूर करने के लिए लक्ष्य रखा जाना चाहिए। चलो बताओ आप लोग कौन सा है। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, बच्चों को पहचाना जाता है कि बच्चे एक दूसरे के दर से एक दूसरे के समय सीखेगा, क्या यही होता है दोस्तों, तो नहीं। अब आप 2 देखो, में विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग से शिक्षा, तो विशेष बच्चों को क्यों देंगे भाई इसमें, तो ये भी गलत है। आप देखो ऑप्शन 3 अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देशित दिया जाए। अब देखो इसमें अलग अलग करना है ना, अलग अलग विभेदित, जैसे समावेशी शिक्षा में अलग अलग विभिन्नताओं के अलग अलग विभेदित, मतलब हर बच्चों को अलग अलग तरीके से समझाना और उनके बारे में ध्यान देना चाहिए, यही समावेशी शिक्षा है। मतलब
सभी वर्ग को, अलग अलग वर्ग को एक साथ जोड़ के पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा है। तो ऑप्शन इसका थर्ड जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब अभिकथन फिर से आ गया दोस्तों, तो ये 6वां नंबर का है दोस्तों। तो इतने इसमें हम लोग को पता चला कि अभिकथन से हमारा क्वेश्चन बहुत आ रहा है, तो 6 क्वेश्चन आ गया पूरा। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं पूरा। अभिकथन है कि शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए, बिल्कुल देने चाहिए। और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, ये तो हमारा सही है, इतना समझ गया। क्योंकि बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। हम लोग अब देखो भाई, विपरीत उदाहरण क्यों बात करेंगे भाई, हम लोग विपरीत उदाहरण बात करेंगे नहीं, हम लोग उसके अनुरूप उदाहरण प्राप्त करेंगे, मतलब देंगे, प्रदान करेंगे, है ना। तो कारण जो है आर है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। सही नहीं दोस्तों, आर तो गलत है हम लोग का, तो ये जो है गलत हो गया। ऑप्शन 2 देखते हैं, ए और आर दोनों सही है। दोनों सही नहीं है, ये तो गलत है ना, आर हमारा गलत है, तो ये आंसर भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 देखते हैं, ए सही है और लेकिन गलत आर है। मतलब ये हमारा ऑप्शन, जो हमारा बी ऑप्शन है दोस्तों, हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही होगा दोस्तों। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग पूरे क्वेश्चन करें। जुलाई जो C-TET में आए थे, जुलाई C-TET जो पेपर 2 का CDP क्वेश्चन था 30 का 30 क्वेश्चन को हम लोग विश्लेषण से डिस्कस करें और उस पर सॉल्व करें। तो ऐसे ही आप लोग को मेरे चैनल में बने रहना है। मैं पूरा जो मेन जो आया हुआ क्वेश्चन है उसी का वीडियो लाऊंगा और इसके बाद हम लोग पेपर 1 का वीडियो देखेंगे। ठीक, कल CDP के लिए पेपर 2 को देखेंगे, पेपर 1 को देखेंगे। ऐसे ही हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आप लोग सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, अपनों को। और अगर आप लोग एवरेज स्टूडेंट हो और बार बार फेल हो रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो बने रहें, ये सीरीज चलता रहेगा। आप लोग को सही मटेरियल एकदम जो आएगा, जो आपसे जो क्या बोलते हैं असली जो कंटेंट की बात करूँ ना, तो जो असली कंटेंट है यही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ना कि कोई भी MCQ हमारे द्वारा बनाया गया। तो ये हमारे द्वारा नहीं, ये जो पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं उनके द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको एंड करते हैं यहीं। थैंक यू।